Assalamualaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel and welcome to the third part of pronouns. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन को, उसके साथ उसके एग्जांपल्स को, उसके यूज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने उसकी फर्स्ट टाइप को यानी कि पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इसकी बाकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन से। Possessive pronouns. Pronouns that show who or what owns something. These show ownership. ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज़ पे अपनी पोजेशन को शो करते हैं उनको पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। हमने पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज़ पे अपनी पोजेशन को शो करते हैं उनको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और पोजेसिव नाउन के केस में भी हमने केसेस में इसको पोजेसिव केस को हमने डिस्कस किया था। तो ये वही चीज़ है कि ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज़ पे अपनी पोजेशन को शो करते हैं उसको हम possessive pronouns कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। इसके अलावा अब इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में बना के देखते हैं कि कैसे इनको यूज़ करते हैं सेंटेंस में। दिस डॉग इज़ माइन, दिस हैट इज़ हिज, इज़ दैट बाइसिकल योर्स, दैट हाउस इज़ देयर्स, दैट कार इज़ आर्स। Possessive pronouns do not come before a noun, they stand alone. हमने कुछ दिन पहले नाउन की वीडियो में पोजेसिव केस को पढ़ा था। तो उसमें हमने ये सीखा था कि नाउन अपोस्ट्रोफी एस लगा के अपनी पोजीशन को शो करता है, जबकि प्रोनाउन खुद में ही अपनी पोजीशन शो करता है। यानी कि प्रोनाउन स्टैंड अलोन। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ मैरीज हाउस, दिस हाउस इज़ हर्स। अब फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मैरी नाउन है और उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसके हाउस में पोजेशन को शो किया है। जबकि सेकंड सेंटेंस में हमने हर्स यानी कि सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करके सेंटेंस में पोजेशन को शो किया है। डू नॉट कंफ्यूज पोजेसिव प्रोनाउंस विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स शो टू whom द नाउन बिलोंग्स। अब अक्सर एक कन्फ्यूजन आती है पोजेसिव प्रोनाउंस में और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रोनाउन के केसेस में पोजेसिव केस में सीखा था कि कैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केसेस में सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस जो हैं चेंज होते हैं। तो उसमें पोजेसिव केस में आई जो है वो माई और माइन बन जाता है, वी जो है वो आर और आर्स बन जाता है, जैसे ये टेबल में है। तो कन्फ्यूजन ये आती है कि इन सबको पोजेसिव प्रोनाउन ही कंसीडर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ये पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अभी हम पोजेसिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं तो हम इसको डिटेल में सीख लेते हैं। जब एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तब वहाँ पोजेसिव एडजेक्टिव को डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन के मीनिंग को मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट वॉच इज़ माइन और दैट इज़ माई वॉच। अब पहले वाला जो सेंटेंस है ये पॉसेसिव है और जो सेकंड में है दैट इज़ माई वॉच ये पॉसेसिव एडजेक्टिव में आएगा। दैट इज़ माई वॉच, इस सेंटेंस में वॉच नाउन है और माई नाउन यानी कि वॉच से पहले आया है, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसकी बाकी डिटेल्स जो है वो एडजेक्टिव वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पॉसेसिव प्रोनाउंस को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। ये प्रीवियस वीडियो में हमने ये एग्जांपल ली थी, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं आगे। रीटा लव्स प्लेइंग द गिटार, शी फाइंड्स इट रिलैक्सिंग। ये एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में ली थी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द गिटार इज़ हर्स। अब ये हर्स जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है जिसने रीटास गिटार को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट टाइप है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब इसकी डेफिनेशन में मूव करने से पहले हम इसके नाम को समझते हैं। रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है वो रिफ्लेक्शन से बना है और रिफ्लेक्शन का मीनिंग हमें पता है कि मिरर इमेज होता है। तो रिफ्लेक्सिव का मीनिंग हुआ रेफर बैक टू अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, these refer back to an earlier noun or pronoun in a sentence. They cannot be used without the noun or pronoun that they relate to.
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो हमारे सेंटेंस में मौजूद जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये जब तक हमारे सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा तब तक हमारे सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं होगा, ठीक है? They act as the object of the sentence, show the receiver of an action and follow a verb or a preposition. जनरल तौर पे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग-अलग होते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, वो ही उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है? और जो वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर देती है। दैट मीन्स कि जो सब्जेक्ट है, वो ही ऑब्जेक्ट है। ऐसे केसेस में उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन वापस सब्जेक्ट की तरफ जाता है और उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से ये मैं आपको सिखाती हूँ। अगर मैं कहती हूँ आई सॉ हिम, तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट हमारे पास आई और ऑब्जेक्ट हमारा हिम। अगर मैं कहती हूँ आई सॉ मायसेल्फ, तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है आई, उसी का ही रिफ्लेक्शन मायसेल्फ जो है वो आ रहा है, ठीक है? तो जो सब्जेक्ट है वो ही उसका ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड विथ सेल्फ और सेल्व्स। सिंगुलर में ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, वनसेल्व्स होता है और प्लूरल में आर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। आई डिड इट माई सेल्फ। अब इस सेंटेंस के अंदर आई और इट पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, आई के ऊपर। शी टॉट हरसेल्फ, इस सेंटेंस के अंदर हरसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर और सब्जेक्ट हमारा है शी। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अब समटाइम्स जो है वो ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि माई सेल्फ को कब यूज़ करना है, ठीक है? Many people wrongly opt for the reflexive form myself because they are unsure whether to use I or me. Reflexive pronoun should only be used to refer back to a specific noun or pronoun that has already been mentioned in the sentence. This noun or pronoun is usually but not always the subject. अब अक्सर लोग जो हैं वो ये कन्फ्यूजन कर देते हैं कि हमने माई सेल्फ को यूज़ कब करना है, आई कब यूज़ करना है और मी कब यूज़ करना है और जब हम आई को यूज़ कर रहे होते हैं तब हम उसका रिफ्लेक्शन माई सेल्फ जो है वो सेंटेंस के अंदर पुट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से समझेंगे तभी हम इसको सही तरीके से यूज़ कर सकेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सेंटेंस में मौजूद जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके ऊपर रेफर बैक करते हैं, ठीक है? तो जो नाउन और प्रोनाउन है वो यूजुअली जो है वो सब्जेक्ट ही होता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। आई इमेजिन माई सेल्फ ऑन दिस स्टेज। अब यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये रेफर बैक कर रहा है सब्जेक्ट को यानी कि आई को, ठीक है? तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्टली यूज़ किया है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। रीटा परफॉर्म फॉर बेन एंड माई सेल्फ। अब इस सेंटेंस के अंदर माई सेल्फ किसको रेफर बैक करेगा? क्योंकि हमारे पास तो हमने आई सब्जेक्ट यूज़ ही नहीं किया और माई सेल्फ जो है वो आई को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये इसको सही यूज़ नहीं किया क्योंकि उसे रेफर बैक करने के लिए सब्जेक्ट के तौर पे आई इस सेंटेंस में मौजूद ही नहीं है, ठीक है? तो ये रॉन्ग यूज़ हुआ हुआ है। नेक्स्ट टाइप इसकी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो डेमोन्स्ट्रेट से ही निकला है और इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन क्लियरली और प्रिसाइजली, मतलब अपनी किसी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है? तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दीज फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस रिप्लेसिंग नाउन्स। और ये सेंटेंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन करते हैं और ये नाउन को रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में। दे टेल अस वेदर द सब्जेक्ट इज़ क्लोज टू यू और फार अवे। और हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है ये क्लोज टू यू है और फार अवे है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। दिस एंड दीज आर यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग क्लोज टू द स्पीकर। नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस और दीज को यूज़ करते हैं।
दिस जो है दिस इज़ फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन्स एंड दीज इज़ फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। दिस जो है वो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और दीज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ वेरी गुड, दीज एप्पल्स आर टेस्टी। That and those are used when referring to something far from the speaker. That और those जो है वो हम दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। That is followed by a singular noun, those is followed by a plural nouns. That जो है वो singular nouns के लिए यूज़ होता है और those जो है वो plural nouns के लिए यूज़ होता है। For example, that jacket is not mine. Those cars are expensive. इसके एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ माय इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे जो दिस है इसने ये इस सेंटेंस के अंदर जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट टाइप है इसकी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन एंड रिप्रेजेंट एन अननोन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हु, होम, हुज, व्हाट, व्हिच, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब ऐसे कहा जाता है कि जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो सारे जो हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, या ऐसे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी हमने यहाँ पे इसके एग्जांपल्स में लिया है कि ये 5 वर्ड्स जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। तो इसके अलावा देखिए अभी हमारे पास व्हेन है, व्हाई है, वेयर है और हाउ है। ये जो एक्सेट्रा ये भी तो क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये व्हेन, व्हाई, वेयर ये भी तो WH से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? उसकी रीज़न ये है कि WH वर्ड्स में सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में नहीं आते। इनमें से कुछ प्रोनाउन या नाउन की कैटेगरी में आते हैं और कुछ एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? ऐसे लफ्ज़ जिनसे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, और वो वर्ड्स जिनसे टाइम, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएँ, उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है? अब ये एडवर्ब्स की कैटेगरी जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल्स हैं, हू आर यू, टू whom वर वी स्पीकिंग, हू इज़ प्लेइंग। हु अब ये कब यूज़ करते हैं? अब ये इन वर्ड्स को कब-कब यूज़ करते हैं हम? हु यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट, इट रेफर्स टू अ पर्सन। हु हम तब यूज़ करते हैं जब आपका प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट होता है और ये पर्सन को रेफ़र करता है। whom यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट, इट रेफर्स टू अ पर्सन। और whom जब हम यूज़ करते हैं जब प्रोनाउन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी पर्सन को रेफ़र करता है। whose जो है वो पोज़ेशन शो करने के लिए यूज़ होता है और ये भी पर्सन के लिए रेफ़र होता है। which यूज्ड फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग। विच जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, और ये पर्सन और थिंग दोनों को रेफ़र करता है। व्हाट यूज्ड फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इट रेफर्स टू अ थिंग। व्हाट जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ होता है और ये सिर्फ थिंग को रेफ़र करता है। ठीक हो गया? ये जो हमने केसेस पढ़े थे ना, उधर अगर हम इनको हू का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस देखें ना, तो वो इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि हू सब्जेक्टिव केस में आता है, होम हू के ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और हूज़ एक तरह से हू के पॉसेसिव केस होता है। व्हिच को मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना? who, whom, whose, which, what. When these words are used to ask questions related to a noun or pronoun, these are called interrogative pronouns. नेक्स्ट टाइप है इसकी रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव मतलब जहाँ से हम किसी चीज़ को रिलेट करते हैं या जहाँ से कोई चीज़ लिंक रखती है। जैसे हमारे भी रिलेटिव्स होते हैं, हम भी उनसे रिलेट कर रहे हैं, वो हमसे रिलेट कर रहे हैं, हमारा एक लिंक है। तो इसी तरह से रिलेटिव का मतलब यहाँ पे भी यही है कि ये लिंक बनाते हैं। Relative pronouns are used in place of nouns in order to join two sentences. They provide more information about the subject of the sentence. It is written next to the subject it refers to. जिन वर्ड्स को हम नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल हु, हूएवर, होम, whomever, whose, which, whichever, that, what। ये सब जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं।
अब यहाँ पे ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि भाई ये हूँ, होम, हूज़, व्हिच और ये व्हाट और दैट ये हमने अभी पढ़े हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हू का इस्तेमाल जब क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है? और जब हू का इस्तेमाल किसी चीज़ से रिलेट करने के लिए किया जाए तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, रीटा इज़ द पर्सन हू प्लेज़ द गिटार। अब यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन हमने हू लगा के इस सेंटेंस को रिलेट किया है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? जब सेंटेंस में हम हू का वर्ड यूज़ करते हैं ना, चाहे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हो या चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन में हो, तो वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। और जब हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है, तो हम दोनों में इंट्रोगेटिव में भी और ये रिलेटिव में भी, तो हम जब ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है हमने, तो वहाँ पे हम whom का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इन दोनों का इस्तेमाल ह्यूमन के लिए होता है। यूज़ ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, अब इनका भी यहाँ पे यूज़ बताया हुआ है। हू और हूएवर जो है वो मॉडिफाई द सब्जेक्ट, रेफर ओनली टू द पीपल। सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं और पीपल को रेफ़र करता है। whom और whoever जो है ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है और ये सिर्फ़ ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। which और whichever जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को मॉडिफाई करता है और ये क्वालिटीज़ को, आइडियाज़ को और थिंग्स को रेफ़र करता है। दैट मॉडिफाई करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को और whose जो है वो पोज़ेशन शो करता है। Compound relative pronouns. Pronouns formed by adding ever, so, or, so, ever to who, which and what are called compound relative pronouns. अब नेक्स्ट है जी indefinite pronoun. Indefinite मतलब not defined, मतलब describe something that is vague or not clearly defined. We use indefinite pronouns when we want to refer to people or things without saying exactly who or what they are. These do not refer to any specific person or thing but take the place of nouns in the sentence. ऐसे प्रोनाउन जो कि स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात नहीं करते, उनको रेफ़र नहीं करते बल्कि जनरली बात कर रहे होते हैं, ठीक है? इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट टू एन इंडिविजुअल, इट गोज़ टू पीपल इन जनरल। फॉर एग्ज़ाम्पल समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग एटसेट्रा। अब वर्ड्स एंडिंग इन वन और बॉडी आर यूज्ड फॉर पीपल। अब इनमें से जो से वर्ड्स जो हैं वो वन पे और बॉडी पर एंड होते हैं वो पीपल के लिए यूज़ होते हैं और ऐसे वर्ड्स जो थिंग पर एंड होते हैं वो थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी हैव कम ऑलरेडी, आई हैवंट सीन एनी वन, आई जस्ट हर्ड समथिंग। अब यहाँ पे लास्ट 2 सेंटेंस के अंदर अननोन पर्सन की बात हो रही है, यानी कि जो इसका सब ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में वो अननोन है। लास्ट टाइप है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, person, things separately and not collectively. We use distributive pronoun when we want to refer persons or things one at a time. For this reason, they are always singular. मतलब ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी ग्रुप के मेंबर्स को या पर्सन्स या थिंग में से किसी एक चीज़ को सेपरेटली डिस्क्राइब करते हैं, कलेक्टिवली नहीं, सेपरेटली जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक टाइम पे किसी एक पर्सन और थिंग को रेफ़र करते हैं। मतलब द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली रादर देन एज़ अ ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच, आइदर, नीदर। एग्ज़ाम्पल्स इसके देखते हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स इज़ प्लेइंग वेल। अब प्लेयर्स का एक ग्रुप है, हम उसके अंदर से जब ईच लगा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जी इस प्लेयर्स के ग्रुप में हर एक प्लेयर जो है वो अच्छा खेल रहा है। आइदर ऑफ देम मे एक्सेप्ट योर प्रपोज़ल, इनमें से कोई एक तो तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लेगा, ठीक है? नीदर इज़ सूटेबल फॉर दिस जॉब। अब नीदर जो है वो आइदर का ऑपोजिट है, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे इसे कहेंगे कि जी इनमें से कोई एक भी इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। ईच इज़ यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली। ईच हम तब यूज़ करते हैं जब हमने नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स में किसी एक सिंगल चीज़ की बात करनी होती है।
और आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू। आइदर का मतलब ये होता है कि मतलब ये होता है जब हमने चीज़ों के दरमियान में ऑप्शन लेनी हो, ठीक है। नीदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ टू, इट इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर। ये जो है ये आइदर का नेगेटिव होता है और इसका मतलब होता है कि इनमें से कोई एक भी नहीं, ठीक है, नेगेटिव में आता है ये, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउन। आई होप कि आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। इस प्रोनाउन का टॉपिक, इसकी टाइप्स, इसका यूज़, इसके एग्जांपल्स हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब आगे इसकी मैंने कुछ वर्कशीट्स दी हैं, आप इनको सॉल्व करें ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके, कि आप इनको सॉल्व करते हुए आपको खुद पता चलेगा कि आपने सीखा है तो आपने कितना सीखा है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन वर्कशीट्स की तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। So I hope you like today's video. For more videos, please like, subscribe and share, and give us an honest feedback in comment section. Thank you. Allah Hafiz.